हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाई ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग यहां पर आज पढ़ेंगे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो आपके यूपी पुलिस, एसएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस और स्टेट पीसीएस सभी जगहों पर ये काम आने वाला है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ऐसा टॉपिक है जो आपके सभी एग्जाम के लिए रेलेवेंट है। और प्रेजेंट टाइम में इंडिया के चीफ जस्टिस ऑफ जो सुप्रीम कोर्ट है या इंडिया है, उन्होंने जो कुछ ऐसी टिप्पणी करी जिसको लेकर चर्चा में बना हुआ है। तो सारे एस्पेक्ट भी समझेंगे और क्या करंट इश्यूज हैं उस पर भी थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ, और फिर हम लोग आगे चीजों को धीरे धीरे समझेंगे। तो देखिए यहां पर क्या है कि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है, तो ये क्या है कि हाईएस्ट जुडिशियल फोरम है और फाइनल कोर्ट टू अपील अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखिए सबसे टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, और फिर ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह आते हैं। क्लियर? तो ये ऐसे चलता है कि भाई सबसे एपेक्स पे सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स होते हैं वो नीचे वाले कोर्ट्स को मानने पड़ते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखना है। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 5 में, यानी यूनियन, ये संघ के अंदर दिया है, और चैप्टर 4 में यानी यूनियन जुडिशरी, इसका आर्टिकल 124 से लेकर 147 के बीच में है। ठीक है? तो ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। किस पार्ट में, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चैप्टर एक बार को नहीं याद करेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन ये याद करना जरूरी है। तो देखिए जो अभी प्रेजेंट टाइम का सुप्रीम कोर्ट है, 28 जनवरी 1950 को बना था। हालांकि इससे पहले भी इसकी हम बात करेंगे। अब ये क्या हुआ कि रिप्लेस द फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश बाय द अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो भारत जो सरकार अधिनियम जो आया था 1935 वाला, उसके तहत बना था। लेकिन जो प्रेजेंट टाइम का है वो 28 जनवरी 1950 के तहत है, क्योंकि उसके प्रोविजंस अलग थे। तो ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह की आप इमेज देखते हो लगातार, और ये क्या कहते हैं कि आपको देखने को मिल भी जाती है, और इसी के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक एक पॉइंट पे। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर कंपोजिशन एंड अपॉइंटमेंट। यानी कि देखो प्रेजेंट टाइम में क्या है कि 34 जज हैं, जिसमें से 33 जज हैं और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। प्रेजेंट टाइम में 53rd नंबर के सूर्यकांत त्रिपाठी जो हैं, सूर्यकांत त्रिपाठी जी, ये क्या है कि प्रेजेंट टाइम में जज हैं, यानी सीजेआई हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। लेकिन आपको अपडेट दे दें, अब 4 और जज बढ़ाने की बात करी जा रही है, यानी टोटल 38 जज हो जाएंगे। 38 मतलब यानी 37 जज रहेंगे और एक सीजीआई रहेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहेंगे। ये पॉइंट आपको याद रखना है। 4 जजेस बढ़ेंगे, इसके बारे में मैंने अपने टेलीग्राम ग्रुप जीके बाय ब्रजेश सर पर आपको दे दिया था आज से लगभग 1 डेढ़ महीना पहले, है ना? तो आप अगर अपडेट रहेंगे तो वहां पर आपको चीजें मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट करता हूं, तो वहां से आप इसको जुड़ सकते हैं। मैं लिंक वगैरह डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब देखिए इनकी जो पावर क्या है। ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज अथॉरिटी टू इंक्रीज और डिक्रीज द नंबर ऑफ जजेस बाय लेजिस्लेटिव लॉ। तो देखिए हमारी संसद के पास कानून बनाने की शक्ति है कि जो जजों की संख्या है इसको घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। क्लियर? अपॉइंटमेंट अथॉरिटी कौन सी है, नियुक्ति कौन करेगा? तो भाई जाहिर सी बात है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं सीजीआई की नियुक्ति, या और जजेस की नियुक्ति कौन करता है? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब राष्ट्रपति की कौन, मतलब सॉरी, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस या चीफ जस्टिस बनेगा, इसके लिए एक कोलेजियम सिस्टम है, जिसमें सीजीआई और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के 4 जो सीनियर जज होते हैं वो बैठते हैं, यानी सीजीआई हो गए प्लस सीनियर मोस्ट 4 जज, ये बैठते हैं। ये होता है कोलेजियम सिस्टम। ये क्या करते हैं, अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिकमेंड करते हैं। उसमें जाहिर सी बात है जो एलिजिबिलिटी है तो वो तो कर ही रहे होंगे। बस ये है कि देखा जाता है उसमें एज क्राइटेरिया भी देखा जाता है कि सीनियर मोस्ट कौन से हैं, तो उसका भी ध्यान रखा जाता है। न्यायाधीशों की योग्यताओं पे बात आगे जो अभी बात किया है मैंने, कि मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, भारत का नागरिक होना चाहिए। क्लियर? उसके बाद यहां पर क्या है, 5 वर्ष तक ये हाई कोर्ट में क्या किए हों, जज रहे हों, या 10 वर्ष तक क्या किए हों, हाई कोर्ट में वकील या अधिवक्ता रहे हों। क्लियर? और राष्ट्रपति की नजर में क्या होने चाहिए, एक कह सकते हो कि जूरिस्ट यानी न्यायविद होने चाहिए। तो ये जो फैक्टर हैं 1 2 3, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी सिटीजन ऑफ इंडिया हो गया, हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हों, या हाई कोर्ट में 10 साल वकालत किए हों, और राष्ट्रपति की नजर में एक कह सकते हो कि रेपुटेटेड या प्रतिष्ठित न्यायविद होने चाहिए। ये इसकी मिनिमम जो कह सकते हो क्वालिफिकेशन है। ये देखिए यहां पर एक बात और है, सर्वोच्च न्यायालय की नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु की कोई बात नहीं करेगी, यानी मिनिमम एज नहीं है। वो 25 साल का बनेगा, क्या बनेगा वो बात अलग है। सीनियर के लिए 65 है, मतलब कब मिनिमम नहीं रखी गई, मैक्सिमम रखी गई है कि जो इनका कार्यकाल होगा वो 65 साल तक होगा। और वे राष्ट्रपति को अपना कह सकते हो कि लेटर लिखकर
अपना पद कभी भी त्याग कर सकते हैं, यानी इस्तीफा दे सकते हैं। दे कैन बी वॉलेंटरी रिजाइन फ्रॉम द ऑफिस बाय रिटन अ लेटर एड्रेस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। रिमूवल प्रोसेस क्या होता है? दैट इज द इम्पीचमेंट। अब इम्पीचमेंट जैसी स्थिति होती है इनके साथ में, क्लियर। इसमें इम्पीचमेंट ऑब्वियस सी बात है कि हमें क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। अब स्पेशल मेजोरिटी क्या चाहिए? पहली बात, राष्ट्रपति इनको कहेंगे कि भाई इनको राष्ट्रपति के पास इनका आदेश राष्ट्रपति की तरफ से आएगा, तो दोनों सदनों से पास होना चाहिए स्पेशल मेजोरिटी, यानी मेजोरिटी ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। तो टोटल स्ट्रेंथ का मतलब प्लस टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो अगर 543 है तो यानी इनको 300 प्लस के आसपास लोग चाहिए, क्लियर। और बाकी प्रेजेंट एंड वोटिंग ऑफ बोथ हाउसेस। तो ये आपको पूरा मैंने बताया कि इनको क्या चाहिए? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। पूरे हाउस का टू थर्ड मेंबर चाहिए, प्लस प्रेजेंट एंड वोटिंग का यहाँ पर क्या चाहिए? 51 प्लस चाहिए। इतने लोग अगर इस पे हामी भर देते हैं तो इन्हें हटाया जा सकता है। और ये प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी, यानी इसको हिंदी में कहेंगे सिद्ध कदाचार और अक्षमता। यही स्टेटमेंट एग्जाम में लिख के आ जाते हैं, ठीक। अब इसमें पॉइंट दिया था 1 2 3 4, और नीचे क्या बनेगा? ऑप्शन करके 1 2 सही, बी ऑप्शन 2 और 3 सही, नीचे 1 2 3 सही, यहां लिख देंगे नन ऑफ दिस। अब आपको बताना कौन? भाई ऐसे ही क्वेश्चन आता है, बस आपके सामने यहाँ क्वेश्चन लिखा होगा कि निम्नलिखित कथनों में से विचार करिए। तो ऐसे करके जब आप पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम में कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली। फिर आगे बढ़ते हैं। अब देख लेते हैं इनके की फीचर्स वगैरह क्या है भाई, उनके अनुच्छेद, उनके अधिकार क्या है। 124 में पहली बात सुप्रीम कोर्ट की जो बात हो रही जजेस की मतलब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, योग्यताएं, स्ट्रक्चर, इम्पीचमेंट, ये सब 124 में है। 125 में है जजेस के क्या है, इनकी पेंशन है, भत्ते हैं, ये सब दिए हैं। ये गैर मतदान योग्य है, यानी इस पर वोटिंग नहीं होती है कि भाई इनके लिए भी वोटिंग कराई जा रही है। ये पॉइंट आपको याद रखना है, क्लियर। फिर 126 में क्या है? अगर चीफ जस्टिस का पद खाली है तो उनके समय कोई हमें एक क्या करना पड़ेगा? एक कोई एक्टिंग जज बनाना पड़ेगा, यानी कि ताकि उनके का मतलब सुप्रीम कोर्ट का काम रुके नहीं, वो आगे प्रोसीड होता रहे। तो आर्टिकल वाइज याद रखिए 124, 25, 26। अब देखिए आगे बात कर लेते हैं। 127 में क्या है कि भाई एडॉक जजेस, यानी कि अगर न्यायाधीशों की न्यूनतम कमी होने पर एडॉक जजेस की नियुक्ति होती है, क्लियर। यानी कुछ समय के लिए कुछ हमें रिटायर्ड जजों को फिर से लाना होता है कि भाई चलिए आप कुछ समय के लिए काम करिए, जब उनका पूरा अपॉइंटमेंट टाइप का हो जाएगा तो फिर वो फिर हट जाते हैं, क्लियर। अगला है 129, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है सुप्रीम कोर्ट में। ये कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय है वो एक रिकॉर्ड के रूप में रखे जाएंगे। लोअर कोर्ट्स उनको मानेंगे, चाहे वो हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट हो, सब मानेंगे और उनकी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। फिर 130 क्या है? देखो आधिकारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली है, लेकिन अगर सीजीआई राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से इसे बदल सकते हैं, कहीं पर भी सुप्रीम कोर्ट की अदालत मतलब कहीं भी लग सकती है कि वहां पर सुनवाई करी जा सकती है। मान लीजिए अगर किसी को अगर कोई विशेष बात होती है तो उन्हें लगता है कि हम तेलंगाना के हैदराबाद में सुप्रीम कोर्ट की मीटिंग करेंगे, तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से वहां पर भी करी जा सकती है। बट जो सुप्रीम कोर्ट है वो केवल दिल्ली में ही है और एक ही है, एपेक्स बॉडी यही है जुडिशरी सिस्टम में, इससे ऊपर कोई और नहीं है, क्लियर। कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है। अगला है 131 में मूल क्षेत्राधिकार है कि विशेष रूप से संघीय विवाद केंद्र बनाम राज्य में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। जैसे देखो, अगर यूनियन का स्टेट से कोई मैटर हो जाए तो कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। स्टेट और स्टेट का हो जाए तो स्टेट स्टेट का, भाई देखो ऐसा है कि अगर इनका हाई कोर्ट देखेगा, दूसरे हाई कोर्ट देखेंगे तो ये तो पक्षपात हो सकता है कि सीधे कहां जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 132 से 34 में अपीलिएट जुरिडिक्शन है। इसमें कह रहे हैं कि पावर टू हियर अपील्स अगेंस्ट हिज कोर्ट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, यानी आपराधिक मामले, दीवानी मामले, ये सब, या नीचे की कोर्ट यानी हाई कोर्ट के खिलाफ जो भी मुद्दे होंगे वो कहाँ जाओगे आप? सुप्रीम कोर्ट। मान लीजिए बहुत लोग होते हैं केस हार गए हाई कोर्ट में, तो वो कहाँ जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। 136 में क्या है? स्पेशल लीव पिटीशन है, यानी कि सैन्य अदालतों को छोड़कर किसी भी अदालत के फैसले के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति देने का विवेकाधिकार है, क्लियर है। 137 में क्या है कि रिव्यू पावर है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पिछले जजेस को, पिछले फैसले को समीक्षा कर सकते हैं,
या फिर उसको बदल भी सकते हैं। ऐसा कई केसेस में आपने देखा होगा, जैसे आपने गोलकनाथ, बेरूबारी, सज्जन सिंह, केशवानंद भारती, इसमें कभी कहते हैं कि फंडामेंटल राइट, सॉरी, प्रियम्बल इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, किसी में कहे है, किसी में बोले कि फंडामेंटल राइट में हम एडिट कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, बाद में किस पहले कहा गया नहीं कर सकते, बाद में कहा कर सकते हैं। केशवानंद भारती वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, 1973 वाला, कि भाई उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें जजेस जो है, या सॉरी संसद जो है, प्रियम्बल में या हमारे फंडामेंटल राइट को कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, बट मूल जो कह सकते हो संविधान की आत्मा है उसको कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर बात है बेसिकली। अब आर्टिकल 141 पे आते हैं। तो लॉ बाइंडिंग क्या है? 141 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा घोषित कानून भारत के सभी जो अधीनस्थ न्यायालय हैं या सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, तो उनको मानना पड़ेगा लोअर कोर्ट्स को। 142 में क्या है? किसी भी लंबित मामले में, यानी कोई पेंडिंग मामला है, पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कोई भी आदेश या डिक्री पारित करने की असाधारण शक्ति है। यानी कि कोई ऐसा जो है, किसी लंबित मामला है, यानी बहुत देर समय से नहीं हुआ है, तो सुप्रीम कोर्ट इसको देख सकती है। तो ये इनके पास स्पेशल पावर्स हैं जो हमें याद रखनी है। ये थोड़ा अभी कठिन लगेगा, जब इसको बार बार पढ़ेंगे आपके लिए यही आपको बिल्कुल याद हो जाएगा। अब एडवाइजरी, यानी कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांगते किस आर्टिकल के तहत? 143 के तहत। ठीक। और यह सलाहकार जो, सॉरी सॉरी, सलाह नॉट सलाहकार, सलाह जो है यानी एडवाइस है, सुप्रीम कोर्ट देने के लिए बाध्य नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट दे देता है तो राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है, ये भी ध्यान रखिएगा। दोनों ही पॉइंट यहां पर है। क्लियर? अब 145 देख लेते हैं इनके लिए। तो न्यायालय के नियम है कि संवैधानिक पीठ न्यूनतम दो, मतलब पांच होनी चाहिए। देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल जो बेंच बैठती है किसी चीज के लिए, वो 5 जजेस मिनिमम होने चाहिए। सबसे लंबी आई थिंक जो थी वो केशवानंद भारती की थी, उसमें शायद 11 या 13 थे। एक बार आप देख लीजिएगा, मैं इसको कमेंट में पिन कर दूंगा। क्लियर है? तो ये यहाँ पर देखो थोड़ा सा रोड मैप है जिसको जल्दी से आप याद कर सकते हो, कि सुप्रीम कोर्ट 124 से 147 है। अपॉइंटमेंट होता है बाई प्रेसिडेंट। कोलेजियम सिस्टम में बताया था कि भाई एक सीजीआई होंगे प्लस 4 सीनियर जज होंगे, वो बैठ के डिसाइड करते हैं। मैक्सिमम एज 65 है, मिनिमम नहीं दिया हुआ है। क्वालिफिकेशन है 5 साल हाई कोर्ट में जज रहे हो या हाई कोर्ट में 10 साल एडवोकेट रहे। देखो कितने शॉर्ट्स में लिखा है। कोर आर्टिकल 124 में स्ट्रक्चर है सुप्रीम कोर्ट का। 129 को दिया है सबसे पहले, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। 141 में लॉ बाइंडिंग है। और 143 भी रखिएगा, देखिए यहाँ पर लिखा है, 143 भी लिखा हुआ है आपके सामने यहाँ पर, है ना? तो 143 में एडवाइस लेने की बात आती है। क्लियर? तो यहाँ पर पूरा ये आया नहीं है, हालांकि इसकी पीडीएफ हम टेलीग्राम ग्रुप पे डालेंगे, वहां से आप इसको देख सकते हैं। ठीक है? तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है, जीके बाई ब्रजेश सर, वहां से आप ले सकते हैं इसको, और वहां पर मैं इसको शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में नई चीजों के साथ, और बढ़िया से टॉपिक कवर करते रहे। इससे पहले मैंने प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, क्या नाम, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज, सब मैंने बता रखा है। तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।